जय हिंद दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने नए सेशन की तरफ। फर्स्ट पैसेज जो है वो हमने लिया है कि इंपॉर्टेंट लीगल इंस्ट्रूमेंट से, एंड दैट इज द प्रॉग एक्ट ऑफ 2025 मींस प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ 2025, राइट? द एक्ट प्रपोज 3 कैटेगरीज ऑफ ऑनलाइन गेम्स, दैट इज ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग एंड आरएमजीज, मतलब रियल मनी गेम्स, राइट, विच इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ये दोनों अलाउड हैं, दिस वन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, राइट? मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको आप जरूर से अंडरलाइन करें, राइट? चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जस्ट मोमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, offering online money games or engaging in transactions or authorization of funds for the same will be punishable with imprisonment of up to 3 years and a fine of up to 1 crore rupees or both. And unlawful advertisements will be punishable with imprisonment of up to 2 years and a fine of rupees 50 lakh or both. So अगर misleading advertisements है तो उस केस में 2 साल और 50 लाख तक की जो है वो सजा हो सकती है, राइट? तो 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का मॉनेटरी पनिशमेंट, मॉनेटरी पेनल्टी आप पे लग सकती है। क्लियर? क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पैसेज आप एक बार ध्यान से रीड जरूर करिएगा। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Which constitutional provision places betting and gambling under the jurisdiction of the state governments? अब कॉमन सेंस की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में है तो यूनियन और कंकरेंट और रेसिडरी लिस्ट में तो हो ही नहीं सकता। सी फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 34 एंड 62 में आता है। तो चाहे बैटिंग हो या फिर गैम्बलिंग या फिर लॉटरी, ये सभी किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। 7 शेड्यूल में आपके पास में 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट एंड देन दी कंकरेंट, मतलब दी शेयरिंग लिस्ट, राइट? तो इसमें स्टेट लिस्ट में है ये। प्लस यहाँ टर्म जो यूज हुआ है रेसिडरी पावर्स, रेसिड्यू का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, मतलब बचा हुआ। सो लेफ्ट ओवर पावर्स जो है वो किसके पास में? वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास में। तो लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है, स्टेट असेंबलीज नहीं। और ये प्रोविजन हमने कहाँ से बोरो किया है? ये हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उस समय ये राइट्स किसको मिले थे? ये मिले थे गवर्नर जनरल को, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which body has been authorized to block or disable illegal online money gaming platforms under the Promotion and Regulation of Online Gaming Act या फिर PROG Act? So correct answer here is the CERT, Indian CERT, Indian Computer Emergency Response Team. It is a statutory body under Section 70B of the Information and Technology Act 2000. It came into being in 2004 and do remember that it works under the Ministry of Electronics and इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रॉग एक्ट व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ऑफरिंग एन ऑनलाइन मनी गेम? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था स्टार्टिंग में पैसेज में, अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट या फिर 1 crore रुपीज फाइन और बोथ। अगर ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का केस होता तो कितना साल का इम्प्रिजनमेंट था? 2 years का, और मॉनेटरी पेनल्टी कितने की थी? 50 लाख रुपीज की। इज दैट क्लियर? अगर इन केस ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द 3 सेगमेंट्स ऑफ द ऑनलाइन गेम अंडर द एक्ट? अभी हमने पैसेज में ही देखा था इसको, दैट इज द ई स्पोर्ट्स, रियल मनी गेम्स एंड द सोशल गेमिंग। दीज टू आर allowed, e-sports and social gaming both are allowed, but the real money games that is completely prohibited. याद रखिएगा। Next one, look at the question number 5. For targeting the offshore money gaming operations, the act allows cooperation with it allows the cooperation with the with the Interpol. अब let's suppose कि कोई सेशंस में बैठा हुआ है, ब्राजील में बैठा हुआ है, या किसी और कंट्री में बैठ करके ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल ऑपरेट कर रहा है। रियल मनी गेमिंग ऑपरेटर्स हैं ये, और ये दूसरी कंट्री में अब्रॉड में बैठे हुए हैं, लेकिन लूजर्स कहाँ पे हैं? यहाँ इंडिया में, जो अपनी मनी गवा रहे हैं, राइट? लूज कर रहे हैं मनी को। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट किसके साथ कॉपरेट करेगी ऐसे लोगों पे, ऐसे ऑपरेटर्स पे एक्शंस लेने के लिए? इंटरपोल के साथ में। तो याद रखिएगा, इंटरपोल वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच स्टेट became the first in India to ban the all forms of online gaming including the skill based games? देखिए, गेम्स जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है गेम ऑफ स्किल्स, या फिर दूसरा हो सकता है गेम ऑफ चांस, जो टोटली लक के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? यहाँ पे काम करता है लाइक फियर एंड ग्रीड, राइट? तो स्किल वाला जो है इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्टेबल माना है। जैसे हॉर्स रेसिंग है, ये गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ लक और गेम ऑफ चांस। याद रखिएगा इसको। करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। नेक्स्ट वन,
Which authority can penalize celebrities for endorsing betting platforms under the Consumer Protection Act of 2019? Correct answer would be C, Central Consumer Protection Authority, CCPA. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में. क्या फाइन है, कितने साल की सजा है और क्या मॉनेटरी पनिशमेंट है, कमेंट बॉक्स में वापस से बताइए. मूव करते हैं नेक्स्ट, मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच सेंट्रल लॉ एग्जेम्प्ट्स स्किल बेस्ड गेम्स फ्रॉम द पनिशमेंट? करेक्ट आंसर इज द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867. इट इज अ ब्रिटिश लॉ, कॉलोनियल लॉ है ये, और ये बेसिकली मॉडल लॉ की तरह काम करता है, जो स्टेट्स को गाइड करने का काम करता है, राइट? तो द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867. नेक्स्ट वन. So the next question is, under the Central Goods Services Tax Amendment Act 2023, what is the GST rate imposed on the online gaming? अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी में, उसके बाद एक नया स्लैब निकाला गया 40% का, जहां पे जितनी भी लग्जरी गुड्स हैं या फिर सिन गुड्स हैं, जैसे सिन गुड्स की बात करें तो टोबैको, अल्कोहल, राइट, ये सब किस में आते हैं? ये सब 40% कैटेगरी में आते हैं. सो बैटिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब भी 40% कैटेगरी में मूव कर दिए गए. करेक्ट आंसर होगा 40%, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. In which case did the Supreme Court hold that the horse racing is a game of skill? Correct answer would be Dr. R.K. Lakshmanan case of 1996, right? Let's move on to the next question. Which rule set defines online gaming intermediary and self-regulatory body in India? Correct answer would be, that is IT Amendment Rules of 2023. तो IT rules आए थे पहले, IT rules in 2021, और IT रूल्स 2021 ने रिप्लेस किया था IT रूल्स ऑफ 2011 को. उसके बाद में ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट को इंक्लूड किया गया. इसमें डेफिनेशंस यहाँ पे इंक्लूड की गई, ऑनलाइन गेमिंग, देन इंटरमीडियरीज एंड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज के लिए. ये था IT अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2023. सो C फॉर कैलकाटा वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जस्ट मोमेंट. अंडर India's FDI policy, foreign investment is prohibited in which of the following sectors? Lotteries, gambling and betting. यहाँ FDI means foreign direct investments completely prohibited हैं, right? So correct answer क्या होगा? C for Calcutta. चलिए next question की तरफ move करेंगे. Under the PROG Act, offence related to banned online money games are cognizable and non-bailable offence. तो यहाँ पे offence का character पूछा गया है under the PROG Act of 2025. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉग्निजेबल एंड दी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. द प्रॉग लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड, द प्रॉग बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ फाइनेंस बिल अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स? करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 1171 एंड आर्टिकल 1173. देखिए आर्टिकल 109, 110 तो ये प्योरली डील करते हैं मनी बिल के साथ में, राइट? देन आर्टिकल 118 एंड आर्टिकल 119. सो आर्टिकल 118 का सीधा रिलेशन किससे है? ये पार्लियामेंट का रूल मेकिंग पावर है, दैट पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इटसेल्फ, जैसे लोकसभा रूल्स, जैसे राज्यसभा रूल्स. सो आर्टिकल 118 एंड आर्टिकल 122 दोनों को साथ में रीड करते हैं. सो पार्लियामेंट जो है वो अपने गवर्नेंस के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स फ्रेम कर सकती है, प्लस पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी कॉल्ड ऑन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. क्लियर? प्लस आर्टिकल 123 की बात करें, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट पैसेज है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पे. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट. अभी हाल ही में आपने नोटिस भी किया होगा कि कंट्री का कोस्टल एरिया जो है वो चेंज हो गया है. कोस्टल एरिया को कैलकुलेट करने की डेफिनेशन चेंज कर दी गई और टेक्नोलॉजी चेंज की गई, तो उसकी वजह से कंट्री का कोस्टल एरिया एनहेंस हो गया है. ये टॉपिक न्यूज में था. सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. The Indian Ports Bill 2025 replaces which legislation? Correct answer is the Indian Ports Act of 1908, which was a colonial law. तो इस colonial law को चेंज करके एक मॉडल डेमोक्रेटिक लॉ ने इसको रिप्लेस कर दिया है, राइट? ये आप इनफैक्ट पैसेज में भी देख सकते थे, पैसेज में भी इसका जिक्र है. लुक एट दिस वन, सी दिस, द इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 दैट रिप्लेसेस, राइट? चलिए नेक्स्ट वन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो what major institutional body does the Indian Ports Bill 2025 establish? So the Indian Ports Bill 2025 establishes the Maritime State Development Council. B for Bombay would be the correct answer. So now let's move on to the next question, question number 3. Which of the following powers does the Indian Ports Bill 2025 explicitly provide to the Union Government? Correct answer is C, to notify the new ports and alter the limits of the existing ports. देखिए
पोर्ट्स को अगर हम बात करें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर पोर्ट्स, तो मेजर पोर्ट्स यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, वहीं जो स्मॉल पोर्ट्स होते हैं ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में आते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास प्रेजेंट में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 13th वन जो है दैट इज प्रपोज्ड वेयर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहा, वधावन महाराष्ट्र, राइट, नियर दी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल डिस्प्यूट एट द नॉन मेजर पोर्ट्स बी हैंडल्ड अंडर द इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 2025? So by the dispute resolution committees DRCS with the appeal to the high courts। तो DRCS जो है जो भी नॉन मेजर पोर्ट्स मतलब स्मॉल पोर्ट्स में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको हैंडल करने का काम DRCs करेंगे और DRCs के अगेंस्ट में जो अपील है वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जो है लाई करेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जस्ट मोमेंट। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स डज इंडिया करेंटली हैव एज पर दी लेटेस्ट गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन? जस्ट अभी हमने बात ही की थी, 12 मेजर पोर्ट्स है हमारे पास में करेंटली एंड 13th वन जो है दैट इज प्रपोज वेयर एट वधावन इन महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जस्ट मोमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ऑफिशियल टोटल कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ इंडिया? मेनलैंड based on the 2025 remeasurement? Correct answer is 11098.81 kilometers. That is the revised coastal area of the country. पहले कितना था? It was 7516.6 kilometers approximately, right? Correct answer would be B for C for Calcutta. याद रखिएगा ये पहले था, ये previous one था और अभी C for Calcutta जो है that is the current one. तो क्या correct answer होगा? 11098.81 kilometers. That should be the correct answer, right? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो पैसेज नंबर 3, थर्ड पैसेज की तरफ अब हम आ गए हैं और ये किस पे बेस्ड है? ये है जीएसटी अमेंडमेंट अभी हुआ था तो जीएसटी पे बेस्ड है ये टॉपिक। चलिए चलते हैं, हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है। जीएसटी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट। जिस प्रेजेंट सरकार ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया 2017 में, उसी प्रेजेंट सरकार ने इसको 10 साल तक उसी पॉलिटिकल पार्टी ने रोके भी रखा। तो पहले जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसका विरोध किया था उसके उस फॉर्म में, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो सबसे पहले जीएसटी को ही उन्होंने इंप्लीमेंट किया 2017 में, जुलाई में, 1 जुलाई 2017 को, राइट। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, जीएसटी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? करेक्ट आंसर वुड बी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017। यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, इट केम इनटू इफेक्ट, क्लियर। उसके बाद में फिर सरकार लेकर के आई जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट ऑफ 2018, जो कि कब तक एप्लीकेबल होना था? 2013 के लिए, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2018 से 2023 तक के एप्लीकेबल होना था फॉर दी 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का कॉम्पनसेशन मिला था स्टेट्स को, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को। अब इसको एक्सटेंड करके शायद 2026 कर दिया गया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, गूगल करिएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड। वेट जो है वो ओरिजिनेटिंग स्टेट में कलेक्ट होता था, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जहाँ कंज्यूमर्स होंगे वहाँ कलेक्ट होगा। सो जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय whom? It is chaired by the Union Finance Minister. Who is the current Union Finance Minister? So who is the current Union Finance Minister and who was the first Union Finance Minister? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट। ये भी बताइएगा कि सबसे ज्यादा टाइम्स बजट किस फिनांस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में। और ये भी याद रखिएगा कि जीएसटी काउंसिल में जो वोटिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है, 2/3 जो वोटिंग पावर है वो स्टेट के पास में है, वहीं 1/3 जो वोटिंग पावर है वो किसके पास है? वो है यूनियन के पास में, क्लियर। सो याद रखिएगा, और जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं 3/4 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So question number 3, under GST 2.0, the new standard tax slab for the general good is what? 5%, 12%, 18% या फिर 28%? देखिए जीएसटी अमेंडमेंट से पहले 4 स्लैब्स थे, राइट। अभी नए 4 स्लैब्स कौन से हैं? 0% है, देन आपके पास में 5% है, देन है 18% एंड लास्ट में 40%। तो जो 28% वाला स्लैब था जिसमें लग्जरी और सिन गुड्स थे, इसको स्क्रैप करके सरकार लेकर के आ गई है 40%, राइट, दिस वन। अब यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी फॉर कैलकाटा 18%, राइट। सो लुक एट दिस द एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। सो द 12% एंड 18% slabs have been largely removed with the most items shifting into the 5% और the 18% कैटेगरी। तो प्रेजेंट में 4 स्लैब्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? 0%, 5%, 18% एंड
40%, राइट, याद रखिएगा इसको। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। तो सिंप्लीफाइड गुड्स हैं 5% में और असेंशियल एंड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं 18% में। क्लियर? सो 5% फॉर द एसेंशियल एंड 18% फॉर द स्टैंडर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटल फाइलिंग, पेमेंट एंड कंप्लायंस अंडर द GST? दैट इज GSTN, right? That is the GSTN. C for Calcutta would be the correct answer. So just a moment, आगे की तरफ मूव करेंगे एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ। So GST network handles taxpayers registration, return filing, payments and compliance enabling digital GST operations. Next question की तरफ मूव करते हैं। The 40% GST tax rate under GST 2.0 applies to what? That applies to the luxury and the sin goods, मतलब C for Calcutta। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which body resolves the disputes arising under the GST? करेक्ट आंसर होगा GST Appellate Tribunal, मतलब GSTAT। So that is the correct answer. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। One of the fiscal challenges of the GST 2.0 reform is estimated annual revenue loss of what? Around 48,000 crore rupees का annual loss हो सकता है यहाँ पे इस रिफॉर्म की वजह से, राइट? So correct answer would be C for Calcutta, 48,000 crore rupees approximately. Next question. The next generation GST reforms provide zero GST on which of the followings? Obviously यहाँ पे जो essential medicines हैं and insurance है इस पे 0% GST है present में। Clear? याद रखिएगा इसको। So B for Bombay will be the correct answer. Now look at the passage number 4. अब पैसेज नंबर 4 किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 पे। तो द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। चलिए चलते हैं। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025? सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज to replace the Indian Carriage of Goods by Sea Act 1925 and simplify rules for the shipping goods. So that would be the correct answer. So B for Bombay will be the correct answer here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। What was India's cargo handling capacity at major ports in 2024 according to the parliamentary discussions on the bill? Correct answer is 1,600 million tons, right? Total cargo handling of India. तो काफी क्रिटिकल अचीवमेंट था ये, इसलिए न्यूज़ में था। ये हो सकता है कि एग्जामिनर इस बिल में फैक्ट के फॉर्म में आपसे पूछ ले। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट वुड बी 1,600 मिलियन टन्स। इसके पहले क्या था? 2014-2015 में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी थी 819 मिलियन टन्स, तो लगभग डबल कर लिया 1,600 मिलियन टन्स इन 2024। तो 10 ईयर्स में क्या हो गया? कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी जस्ट 2x हो गई है, राइट? चलो नेक्स्ट वन। सो लुक एट दिस वन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये नया बिल है तो यहाँ पे क्वेश्चन ये फ्रेम होना ही था। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स डज इंडिया हैव एज हाईलाइटेड इन द डिस्कशंस ऑन द बिल? तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 100 माइनर पोर्ट्स हैं, स्मॉल पोर्ट्स, राइट? बी फॉर बॉम्बे। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट अ मोमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a key objective of the Coastal Shipping Bill 2025? What is the key objective? That would be raising the coastal cargo to 230 million tons by 2030 with the simpler licensing and foreign vessel regulation. So B for Bombay will be the correct answer here. Clear? So Shipping Bill 2025 का जो Coastal Shipping Bill 2025 है उसका ultimate objective क्या है? That is the ultimate objective, 230 million tons by 2030 cargo handling प्लस विद द सिंपलर लाइसेंसिंग एंड फॉरेन वेसल रेगुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 aligns India's maritime trade laws with which international framework? Correct answer would be the Hague-Visby rules of 1924, right? That is the correct answer. The Hague कहाँ है? That is in the Netherlands. So look at the question number 6. Which of the following correctly reflects India's maritime sector in 24-25? So correct answer is B for Bombay. India ranks 16th largest maritime nation, 16th largest, and third largest ship recycler globally. Ship recycling इंडिया में कहाँ पे होती है? इट इज बेसिकली इन गुजरात। तो गुजरात में एक प्लेस है अलंग, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं दी ग्रेवयार्ड ऑफ द शिप्स। तो ये ग्रेवयार्ड है किसका? शिप्स का। सिमिलरली बांग्लादेश में भी जो है वो ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। आप मुझे बताएंगे कि बांग्लादेश में वो लोकेशन जो है उसका नाम क्या है, जहाँ पे अलंग की तरह एक शिप ग्रेवयार्ड है जहाँ पे शिप्स को पुराने शिप्स को डिसमेंटल किया जाता है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7।
Consider the following statements regarding the exclusive economic zone under the UNCLOS. UNCLOS means the United Nations Convention on the Law of Sea, which was signed in 1982. So UNCLOS was signed in 1982 and it came into effect in 1994. तो जिस तरह से कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्रीज को रेगुलेट करने के लिए, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उसी तरह से जो लाइक इंटरनेशनल वाटर्स है, तो इंटरनेशनल वाटर्स को में ऑर्डर रहे, उसको रेगुलेट करने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ है, दैट इज UNCLOS, राइट. सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी. तो इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स में ये लॉ है. एंड EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है? इट इज 200 नॉटिकल माइल. एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं? 1.8 किलोमीटर्स इन अ सिंगल नॉटिकल माइल, right? So look at these statements. A coastal state has sovereign rights over the natural resources in the EEZ. Absolutely correct. EEZ के अंदर जो भी marine resources हैं, mineral resources हैं, इस पे आपका exclusive right होता है. Absolutely correct. The EEZ extends up to 200 nautical miles. अभी just मैंने बताया from the baseline. Again correct. Other states have freedom to navigation and overflight in the EEZ. तो overflight का right होता है navigation का. This is equally correct. So correct answer क्या हो जाएगा? C for Calcutta. All three statements are correct here, right? So all three statements would be correct here. Question number 8. Consider the following statements about India's maritime jurisdiction. India's EEZ extends over 2.3 million square kilometers, including its island territories. Correct. Absolutely correct statement. India has made submissions to extend its continental shelf beyond 200 nautical miles under UNCLOS Article 76. Equally correct. ये भी correct है. Both these statements are correct here. The EEZ gives India exclusive rights to regulate foreign shipping passage. No, this is incorrect. Innocent passage का right तो territorial waters में भी होता है, territorial sea में भी होता है, right? Correct है. So which of these statements given above are correct? तो ये वाला statement बस incorrect है, बाकी both these statements are correct. तो यहाँ पे options में क्या है? Only one statement और only two statements क्या correct हो जाएगा? Only two statements would be the correct answer here, right? Now let's move on to the next question, guys. Which of the following statements regarding the carriage of goods by Sea Bill 2025 are correct? It replaces the Indian Carriage of Goods by Sea Act 1925, correct? It adopts the Hague Visby Rules of 1924 and its amendments, correct? It governs bill of the lading, detailing types and quantity conditions and destination of goods. ये भी correct है. So all three statements are correct here, right? So all three statements are correct. चलिए, now let's move on to the next question. Question number 10. So the Hague Visby Rules 1924 adopted in the carriage of the goods by sea bill 2025 primarily deals with what? It primarily deals with the carrier and shipper right and the liability for the cargo loss or damage. Clear? So correct answer क्या हो जाएगा? Correct answer हो जाएगा B for Bombay. Look at the question number 11. मैरपोल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स. ये कन्वेंशन पास्ट कपल ऑफ मंथ्स से न्यूज में है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से. इट प्रिवेंट्स एंड मिनिमाइज पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट रेगुलेट्स द ग्लोबल शिपिंग एंड टैरिफ्स एंड पोर्ट फीस. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. दैट इज अप टू द नेशंस. ये नेशन स्टेट्स के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है. It sets the mandatory energy efficiency standards for the ships. Yes, that is correct. So statement number 1 and statement number 3 both are correct, whereas the statement number 2 is incorrect. तो correct answer क्या हो जाएगा? Only two statements are correct. So B for Bombay would be the correct answer. चलिए, now let's move on to the next question. So passage number 4 की तरफ हम पहुंच गए हैं. Passage number 5 की तरफ I am sorry. So now we are at passage number 5. So passage number 5 को solve करते हैं. ये किस पे है? ये basically है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 पे एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट पे से हमने पैसेज लिया है, राइट? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करते हैं. हु हियर्स द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड अंडर द DPDP एक्ट ऑफ 2023? करेक्ट आंसर इज द TD सेट. Which one? The TD set is the correct answer. अब basically TD set आया कहाँ से? TD set stands for Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal. ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि ट्राई एक्ट TRAI एक्ट 1997 के अंडर बनी है. ठीक है. ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है. करेक्ट. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? TD सेट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों. जस्ट मोमेंट.
Look at the question number 2. Which entity decides why and how the personal data is processed? So that is data fiduciaries. B for Bombay is the correct answer here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Maximum penalty for failure to maintain reasonable security safeguards under the DPDP Act is what? That is 250 crore rupees. So D for Delhi would be the correct answer here. Right? चलो next one. Maximum time within which a data fiduciary must respond to request for access, correction or erasure within 90 days. तो विद इन 90 डेज के अंदर अंदर डेटा फिड्यूशरी को जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा. राइट, सो द रूल्स मैंडेट अ 90 डे रिस्पॉन्स पीरियड टू इंश्योर द टाइमली अकाउंटेबिलिटी. तो करेक्ट आंसर क्या है? सी फॉर कैलकाटा. एंड कितने डेज का रिस्पॉन्स टाइम है? 90 डेज का है. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which section of the RTI Act was revised to align with the DPDP while protecting the privacy? अब आंसर यहाँ पे लिखा ही हुआ है सेक्शन 81J ऑफ द एक्ट. देखिए इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है. सो सेक्शन 81J ऑफ द RTI Act was amended in order to align it with section 44(3) of the DPDP Act. So correct answer क्या हो जाएगा? Correct answer is B. The DPDP rules provide special protection for whose personal data requiring verifiable guardian consent. Children. तो children जो है वो क्या है? Basically any person who has not attained the age of 18 years. तो children के behalf में जो consent देने का काम है वो किसका है? वो guardians का है, parents का है. Clear? Legal guardians या फिर legal parents का. Now next question की तरफ move करते हैं. Which of the following rights are explicitly given to the data principal under the DPDP Act of 2023 and the rules? So right to access and right to correct personal data, correct, absolutely correct. Right to erase personal data, again correct. Right to nominate another person, this is equally correct. So C for Calcutta, that is all correct. All three would be the correct answer here. Now let's move on to the question number 8. Which landmark case overruled previous judgment and affirmed privacy as a fundamental right in India? That is K.S. Puttaswamy versus Union of India judgment, in which Supreme Court ruled that right to privacy is an integral component or the part and parcel of Article 21 of the Constitution, which is a right to life and personal liberty and right to live with dignity. Clear? तो correct answer क्या हो जाएगा? K.S. Puttaswamy judgment. याद रखिए. चलिए, now let's move on to the next question. Which international document explicitly recognizes privacy as a human right? The correct answer here would be यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? टोटल 30 आर्टिकल्स हैं. एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 10th of December 1948, and that is why we observe 10th of December as the International Human Rights Day. याद रखिएगा इसको. Clear? So correct answer is B for Bombay. Right? चलिए, now let's move on to the next question. So which committee's recommendations led to the framing of the Digital Personal Data Protection Act in India? Correct answer is basically Justice B.N. Shri Krishna Committee. That is the correct answer, right? So B for Bombay would be the correct answer. Chaliye, now let's move on to the next question. Which of the following is not a right of a data principal under the DPDP Act? तो इसमें से कौन सा right नहीं है? So right to access personal data, yes, it is there. Right to correct or erase personal data, it is equally correct. Right to receive financial compensation for the data sharing, no, this is not correct. C is the correct answer here, क्योंकि C is incorrect one. Right to nominate a representative in case of the death or incapacity, this is correct. So C is the correct answer here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. देखिए बेहद इंपॉर्टेंस रखता है, यकीन मानिए ऐसा ना हो कि सेम क्वेश्चंस आपको और सेम टॉपिक्स आपको आपके फाइनल एग्जाम में देखने मिल जाएं, है ना. ये मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस कहता है. आप मुझे बताइएगा जरूर, जो भी सेशन को सीरियसली वॉच कर रहे हैं, जो सीरियस वॉचर्स हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो इन सेशंस को देख रहे हैं, प्लीज लौट के कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा. मुझे जरूर बताइएगा कि क्या जो टॉपिक्स हमने किए थे क्या वो आपको एग्जाम में दिखाई दिए और किस हद तक आपको उससे हेल्प मिली. राइट, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है मुझे बताइएगा जरूर. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 6. अब ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है बेसिकली नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एंड a very important law, that is the National Sports Governance Act of 2025. चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Under the draft rules, affiliation to which body is mandatory for the National Sports Federation to receive government funding? Here the correct answer is the National Sports Board.
तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के बिना, इसके एफिलिएशन के बिना किसी भी स्पोर्ट अथॉरिटी, किसी भी स्पोर्ट बॉडी को किसी भी तरह की कोई फंडिंग नहीं मिल सकती है, याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल? बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, 4 years विद द एज लिमिट ऑफ 67। दैट इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है, राइट? सो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। To be eligible for inclusion in the National Olympics Committee under the NSGA rules, an athlete must have participated in at least one Olympics or won an Olympic medal. This is the correct answer, right? So C for Calcutta would be the correct answer. So only retired athletes who have won an Olympic medal or participated in at least one Olympics qualify for this position, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So look at the question number 4. The Indian Olympics Association was established in which year? It was established in 1927, right? So 1927 is the correct answer here. Move करते हैं next question की तरफ, just a moment. So it was set up by Sir Dorabji Tata as the founding president. Clear? चलो next question. The Indian Olympic Association is registered under which law? So it is registered under the Societies Registration Act of 1860. It is a non-profit organization. Which one? The Indian Olympic Association. It is a non-profit organization under the Societies Registration Act of 1860. Next question की तरफ move करते हैं. So look at the question number 6. The National Sports Tribunal created under the 2025 bill will be chaired by whom? It would be chaired by a sitting or former judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court. B for Bombay would be the correct answer here, right? चलिए next question की तरफ move करेंगे. The National Anti-Doping Amendment Bill 2025 establishes the National Board for Anti-Doping in Sports mainly to regulate, mainly to what? To mainly oversee the NADA and advise the central government. तो National Anti-Doping Agency NADA. सो नाडा को रेगुलेट करेगा, ये उसको ओवरसी करेगा और किसको एडवाइस करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट? सो बी फॉर बॉम्बे वुड बी दी करेक्ट आंसर दोस्तों। यहां देख लीजिए इसको, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 seeks to amend the National Anti-Doping Act 2022. Doping is the consumption of certain prohibited substances by athletes to enhance performance, and the act gives effect to the UNESCO Convention against Doping in all these sports, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ऑफ 2025 द स्पोर्ट्स बॉडीज बिकम पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द आरटीआई एक्ट ओनली व्हेन दे रिसीव द गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ फाइनेंस और द फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब सी फॉर कैलकाटा वुड बी द करेक्ट आंसर दोस्तों, राइट? सो फाइनली गाइज ये डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे फिनिश होता है और ये जर्नी यहाँ पे फिनिश होती है क्लैट 2026 के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड do well in your life, in your career. मेरी बेस्ट विशेज आप सबके साथ में हैं, जो भी सेशन को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उन सब के लिए। तो मिलेंगे हम फिर कभी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।